गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के प्रस्तावित बजट को ऐतिहासिक बताते हुए इसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाला बताया है। उनका यह भरोसा कि इस बजट में सुधारों के लिए जिस तरह के ठोस कदम उठाए गए हैं उनसे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हालात सुधरेंगे, उम्मीदें बढ़ाता है। प्रस्तावित बजट का प्रमुख लक्ष्य ढांचागत सुधारों और पूंजी निर्माण के साथ देश को आत्मनिर्भर के रास्ते पर ले जाना भी है। जाहिर है, बजट में ऐसे उपायों पर जोर ज्यादा है जो दूरगामी और स्थायी परिणाम देने वाले हों। इस बार बजट बहुत ही अभूतपूर्व परिस्थितियों में तैयार हुआ है। कोरोना महामारी के संकट में पिछले 10 महीनों में देश की अर्थव्यवस्था को जो भारी नुकसान हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है। सरकार भी अर्थशास्त्रियों की इस राय से असहमत नहीं है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में अभी लंबा वक्त लगेगा, जो 3-4 साल तक का हो सकता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें तो हालात अब धीरे धीरे पटरी पर आते दिख रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद में सुधार और राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी से इसका संकेत भी मिलता है, लेकिन फिर भी सरकार के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। बजट पर संसद के दोनों सदनों में बहस का पहला चरण पूरा हो चुका है। बजट को लेकर विपक्ष की भी अपनी चिंताएं हैं। प्रस्तावित बजट को अमीरों का बजट बताया जा रहा है। ऐसे में जनता के मन में भी बजट को लेकर सवाल तो पैदा होंगे ही। बजट जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण और जन सरोकार वाले मुद्दे पर जब तक उचित और तार्किक रूप से खुलकर चर्चा नहीं होती है तब तक उसमें ठोस संशोधनों का रास्ता भी नहीं निकलता है। बजट का सरोकार संपूर्ण देश से है, इसलिए इस पर जितनी अच्छी और सार्थक चर्चा होगी उतना ही इसे बेहतर रूप दिया जा सकेगा। हालांकि सरकारें दावा तो करती हैं कि वे बजट में बेहद गरीब से लेकर अमीरों तक का समान रूप से ख्याल रख कर चलती हैं और ऐसा करना जिम्मेदार व लोक कल्याणकारी सरकारों का दायित्व भी बनता है। लेकिन विपक्ष के साथ अगर अर्थशास्त्री और आम जन भी सवाल उठाने लगें तो सरकार के लिए ऐसी चिंताओं का समाधान भी जरूरी हो जाता है। इसलिए सरकार और विपक्ष की यह जिम्मेदारी बनती है कि बजट के मुद्दे को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखें और आम जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ा जाए। कोरोना संकट काल की मार सबसे ज्यादा गरीब और मध्य वर्ग पर पड़ी है। कोरोना लोगों के सामने आज भी रोजी रोटी का संकट बना हुआ है। छोटे और मझौले उद्योग संकट से उबर नहीं पाए हैं। यही क्षेत्र है जो उत्पादन और रोजगार में बड़ी भूमिका निभाता है।
इसलिए गरीब, मध्य वर्ग और छोटे उद्योगों को बजट से ज़्यादा उम्मीदें थी। हालांकि सरकार ने उद्योगों को राहत देने के लिए समय समय पर पैकेज भी दिए, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं दिखने से निराशा पैदा होना स्वाभाविक है। इसलिए यह सवाल उठ रहे हैं कि प्रस्तावित बजट में ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे आम आदमी के तात्कालिक संकट दूर किए जा सकें। अगर हम दूरगामी परिणामों के इंतजार में बैठे रहे तो गरीब और मध्य वर्ग संकट के और गहरे दलदल में चला जाएगा। ऐसे में बजट में बड़े और टिकाऊ लक्ष्यों के साथ तात्कालिक समस्याओं पर भी सरकार और विपक्ष मिलकर चर्चा करें और उचित रास्ते निकालें तो बड़े खतरों को टाला जा सकता है। जब भी कहीं आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं तो सहज रूप से वहां की कानून व्यवस्था पर अंगुलियां उठती हैं, मगर रोहतक के एक अखाड़े में जिस तरह एक व्यक्ति ने गोली मारकर 5 लोगों की हत्या कर दी और उसमें एक बच्चे सहित 3 लोग घायल हो गए, उससे समाज में पनपती हिंसा की प्रवृत्ति को लेकर भी चिंता स्वाभाविक है। गौरतलब है कि रोहतक के एक अखाड़े में एक व्यक्ति घुसा और उसने वहां उपस्थित लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। इस घटना के पीछे वजह अखाड़े पर दावेदारी और आपसी रंजिश बताई जा रही है। गोली चलाने वाला व्यक्ति भी पहलवान बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। संपत्ति के विवाद या संस्थाओं पर काबिज होने को लेकर रंजिश में ऐसा खूनी संघर्ष कोई नया मामला नहीं है, मगर हरियाणा में आपसी विवादों को सुलझाने में अब भी स्थानीय और जातीय पंचायतें बहुत प्रभावी साबित होती हैं। प्रेमी जोड़ों के मामले में तो खाप पंचायतें तत्काल एकजुट होकर अपना फैसला सुना देती हैं, मगर यह समझ से परे है कि एक अखाड़े पर दावेदारी को लेकर चल रही रंजिश को उन्हें हस्तक्षेप करके सुलझाना आवश्यक क्यों नहीं जान पड़ा। हालांकि हरियाणा में जिस तरह आपराधिक घटनाओं पर काबू पाने में सरकार लगातार विफल साबित होती रही है, उससे भी आपराधिक वृत्ति को बढ़ावा मिला है। जिस समाज में लोगों में कानून और पुलिस का भय समाप्त हो जाता है, वहाँ लोग मामूली विवाद में भी खुद फैसला करने लगते हैं। यह छिपी बात नहीं है कि दिल्ली से सटे हरियाणा के इलाकों में आवासीय कॉलोनियों का कारोबार फैलते जाने से वहाँ के लोगों को उनकी जमीनों के मुआवजे के रूप में काफ़ी पैसा मिला है। उससे बहुत सारे लोगों ने आलीशान मकान, बड़ी गाड़ियाँ और शानो शौकत की जिंदगी जीने के सामान जुटा लिए, मगर जमीनें और पारंपरिक धंधे खत्म हो जाने से बहुत सारे युवाओं के सामने कमाई का कोई मुस्तकिल जरिया नहीं रहा। इसके चलते वे अपराध की दुनिया में विचरते देखे जाने लगे। अपने मामूली स्वार्थ के लिए भी गोली मारकर किसी की हत्या कर देना उनके लिए खेल सा हो गया है। इस प्रवृत्ति पर काबू पाना आखिरकार सरकार की जिम्मेदारी है, मगर जब वह ऐसा नहीं कर पाती तो आपराधिक वृत्ति के लोग और बेखौफ होकर खुलेआम अपराध करना शुरू कर देते हैं। फिर वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा का काम करते हैं। रोहतक की घटना में एक सवाल
और समझ से परे है कि दोनों में से किसी भी पक्ष को यह जरूरी क्यों नहीं जान पड़ा कि वह संबंधित विवाद के बारे में पुलिस को सूचित करे या फिर पंचायत बिठाकर आपसी बातचीत के जरिए उसका हल निकालने का प्रयास करे। स्टॉप।